हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज DAVV CET ग्रुप सी की प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि अब टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है, तो हमें थ्योरी पर कम ध्यान देकर ज़्यादा ध्यान क्वेश्चंस पे देना होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक 10 मिनट तक की एक बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम एक एक चैप्टर पूरा वन शॉट में रिवाइज़ करेंगे, ताकि हम बहुत ही जल्दी जल्दी एक एक चैप्टर रिवाइज़ कर पाएँ। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने 12th पास करी है, या किसी ने ड्रॉप किया होगा, किसी ने JEE की एग्ज़ाम दी होगी। तो रिसेंटली हमारा कुछ रिवीजन तो है ही जो हमारे माइंड में स्टोर्ड है, बस हमको उसको पॉलिश करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बहुत ही फास्ट तरीके से इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे। और एक बार रिवाइज़ करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं वो MCQs की सीरीज़ लाऊंगा। और वो MCQs की जो सीरीज़ होगी इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगी, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसके बहुत ही ज़्यादा चांस हैं DAVV CET 2021 में आने के। और उसमें से कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आ भी सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप चैप्टर देख सकते हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा मॉडर्न फिज़िक्स भी कवर हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज का चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही चैप्टर उठाया कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पूरा कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आपका जो है कि मॉडर्न फिज़िक्स भी पूरा 12th का लगभग कवर हो जाता है। आप ये खुद ही देखिएगा इस चैप्टर में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो है मास। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और उसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको यहाँ पर जो है वो ये जो वैल्यूज़ है ये तो पेपर में अक्सर गिवन होती है। मैं आपको बता देता हूँ आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है। आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों का जो मास होता है वो एकदम लगभग क्या होता है, सेम। जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों का मास लगभग क्या होता है, सेम। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मास के टर्म में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, लगभग सेम। पर जब हम चार्जेस की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, बस प्लस और माइनस साइन के साथ, है ना। और जो न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो जब हम चार्ज की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, और जब हम मास की बात करें तो वो किसका किसका सेम होता है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जबकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो सबसे कम होता है, -10⁻⁻31 तक चल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल सी का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आए हैं, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, म्यू इंटू लैम्बडा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा और बहुत ही सिंपल भी है। उसके बाद हम चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमको जो सीधे सीधे दो फार्मूलेज याद करने हैं वो है E=H/न्यू, है ना। E=H/न्यू। E=H/न्यू एक सिंगल फोटोन के लिए होता है। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है E=NH/न्यू। यहाँ पर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। ये वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये भी पेपर में दी जाती है, क्योंकि आपको दिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपका कैलकुलेशन देखना चाहता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि E=H/न्यू। और ई जो है यहाँ पर वो क्या है, एनर्जी है। एन जो है वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है, सिंगल फोटॉन के लिए H/न्यू होता है, और एन नंबर ऑफ़ फोटॉन्स के लिए एन की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हम न्यू को क्या लिख सकते हैं, हम न्यू को लिख सकते हैं C/λ। इस फार्मूले से आप देख सकते हैं, इस वाले फार्मूले से हम न्यू को क्या लिख सकते हैं, C/λ। ये वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं न्यू को C/λ। तो इसी C/λ को हमने क्या किया है, यहाँ नीचे पुट कर दिया है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, NHC/λ। ये कुछ फार्मूले आपको देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये फार्मूले याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर ये फार्मूले अगर सीधे सीधे बोलने हैं तो आप क्या करिएगा कि आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, ये वाला है E=NH/μ। उसके बाद आप खुद ही यहाँ पर जो एक दूसरी यूनिट है इसमें पुट करके वहाँ पर डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब विदिन 5 सेकेंड्स आप खुद ही फार्मूला बना लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, जिसको फार्मूले रटने की आदत नहीं होती है तो वो खुद वहाँ पर क्या कर लेता है, अपने बेसिक नॉलेज से डिराइव कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये, उसके बाद आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
आप इसको भूल जाइए एक सेकंड के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर आपने देखा कि एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, ये मान लेते हैं मेटल की प्लेट है। उसके बाद इस मेटल की प्लेट पर में इजेक्ट हो रहे हैं, लाइट इजेक्ट हो रही है। लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटोन्स। तो क्या होगा, इस फोटोन्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। तो इस प्लेट के अंदर कुछ ना कुछ ताकत होगी, है ना। उस ताकत से ज़्यादा ताकत लगाकर इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, जो हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं यहाँ पर। और वो ज़्यादा ताकत निकालने के लिए तो जो जो ताकत होती है प्लेट की, है ना, जो जो एनर्जी देनी पड़ती है हमको प्लेट को ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से। तो आप देख सकते हैं इस साइन से हम वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं। और हम इसको डायरेक्ट कभी कभी डब्ल्यू से भी क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? वो होती है वर्क फंक्शन किसी भी प्लेट की, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि जब भी हमने इसके ऊपर हमको जब भी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब हमको जो ताकत है वो नॉर्मल उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा कि हम उस पर एनर्जी दे रहे हैं ई, है ना। और अगर आप मान लेते हैं कि इस प्लेट की ताकत है 10, ठीक है, वर्क फंक्शन यहाँ पर मान लेते हैं इस ताकत की है इसकी 10 जूल, ठीक है। और हमने इसके ऊपर जो है वो एनर्जी दे दी 12 जूल की। तो इसको चाहिए थी 10 जूल की और अपन ने दे दी 12 जूल की। तो देखो 10 की हमने दी, 12 जूल की हमने दी और 10 की इसको चाहिए थी। 10 में तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो जो बचा हुआ 2 है, जो बचा हुआ 2 जूल है, 10 में से जब 12 में से जब 10 माइनस होगा तो जो बचा हुआ 2 जूल है वो तो इलेक्ट्रॉन के पास रह जाएगा। तो वही जो इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल रह गया है उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं हम उसी को? काइनेटिक एनर्जी। जो बची हुई एनर्जी किसके पास रह गई है? उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास रह गई है उसकी एनर्जी एज ए एनर्जी बन के। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप इस फॉर्मूले को ज़रा देखिए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि जो किसी भी बॉडी की जो किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी हमने गिवन है उसमें से हम वर्क फंक्शन को माइनस कर दें, मतलब जो उसकी ताकत थी प्लेट की, तो हमको क्या मिल जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है वो हमको मिल जाएगी। है समझ में कि हमने जो एनर्जी दी और जितनी ताकत उस प्लेट के पास थी, मतलब जितना वर्क फंक्शन उसका था उसको हम माइनस कर देंगे तो जो बच्चा कुछ होगा वो एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिए, अब हम एनर्जी को हम क्या दे रहे हैं? लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो एनर्जी को हमने सीखा है कि हम एच म्यू बाय डब्लू ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ये हम लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर इसने mv² को काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दिया है, वर्क फंक्शन को उस तरफ ले गया है और ई के लगे रख दिया है एच न्यू बाय डब्लू। तो सिंपली ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मूला याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना होगा ये। इसके बाद आप अपना वहाँ पर फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और तो हम देखते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। अपने बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा, बोहर्स मॉडल में डायरेक्टली ये चीज़ बताई जाती है कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होगी। इस वाले रेडियस वाले फॉर्मूले में आपको इतना बड़ा रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपसे कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, इवन जेई में भी नहीं पूछता है। जेई में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय जेड। ये वाला आपको सिंपली याद रखना है, ये आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय जेड। इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि एन की वैल्यू ये है तो जेड क्या होगी, या कितना ये एन की वैल्यू को डबल किया तो आर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है। और उसके बाद अगर आपको आर की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला याद रखना है, वो है 0529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब यहाँ पे भी एन स्क्वायर बाय जेड तो आपको यहीं से याद होगा, बस 0529 आपको याद रखना है जो इसको सॉल्व करने पर आता है, ठीक है। तो आपको बस इतना यहाँ पर सिंपली याद रखना होगा। इतना आप अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप इसको रोज़ एक बार देखते रहें तो आपको ये रिवाइज हो जाया करे। उसके बाद वेलोसिटी अब देखें तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का भी आपको सिर्फ रिलेशन देखना होगा इससे पहले कि जेड बाय एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। ऊपर एन स्क्वायर बाय जेड था पर इधर जेड बाय एन है। और इसके लिए ये भी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये रखना है कि वो 2.18 इंटू 10⁻6 याद रखना है, बाकी जेड बाय एन तो आपको इस रिलेशन से याद रहेगा। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो सिंपली यहाँ पे इसने बताया कि एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
उसके बाद जो होती है टोटल एनर्जी, ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर JEE जैसे एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर भी इस बार एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, ठीक है। और इस केस में भी जो टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं हमेशा। बस फ़र्क इतना होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें साइन आ जाता है माइनस का। तो आपको याद रखना है कि कोई बोले टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आधी होती है टोटल एनर्जी की। मतलब अपन काइनेटिक एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दिया, टोटल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे छोटा बच्चा है जो इन दोनों का आधा है, ये दोनों बराबर बराबर है अपोजिट साइन के साथ। और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेचारी वो क्या है, आधी है। उसके बाद आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हम किसी भी एक nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है -13.6, तो सबको याद होता है लगभग। तो आपको याद पे रखना है Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको अगर आपको और सिंप्लीफाइड वे में याद रखना है तो आप इसको दूसरे यूनिट में याद रख सकते हैं। क्या है वो, ये -2.1 × 10⁻−18 Z²/n²। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जूल पर एटम हो जाती है। बट आपको यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हमेशा जो होती है Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है। तो जो यहाँ पे हम फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा वहाँ पे हम N की और Z की वैल्यू रखेंगे। तो फर्स्ट शेल के लिए 13.6 होगी, सेकंड के लिए जो होगी वो होगी 3.4, थर्ड जो होगी -1.51 और फोर्थ की जो होगी -0.85। ये आप उसको याद भी रख सकते हैं तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। यहाँ से आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है जो कि आपको डिराइव करने के लिए तो नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको बस ये फार्मूला याद रख लेना है कि जो 1/λ होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n², ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पे जो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो 1/λ होता है वो वेव नंबर के इक्वल होता है। और वेव नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, इस साइन से फाइंड करते हैं। तो किसी ने बोला कि हमको 1 निकालो तो हमको ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, पर किसी ने बोल दिया कि हमको वेव नंबर निकालना है तो हमको इसको इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा, इस वाले आंसर को, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार याद रखने वाली है ना। उसके बाद फिर अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो आर की वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻7। वैसे आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑलमोस्ट पेपर में हर बार गिवन होती है। यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो लेमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट होती है, लाइमन, बालमन, पास्चर, ब्रैकेट और पीफंड। यहाँ पर जो लेमन होती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है, बालमर जो होती है विजिबल होती है, बाकी आगे की तीनों क्या होती है, इंफ्रारेड। तो आपको यहाँ से ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो ऊपर वाली होती है वो अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल और क्या होती है, इंफ्रारेड। तो UVI से आप इसको याद रख सकते हैं, UVI। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, मैं आपको इसी हिसाब से बता रहा हूँ जो आपके MCQs में सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है एज अ DAVCT, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पहले कितने बार पूछे गए हैं। क्योंकि ओवरऑल देखिए भले NTA कंडक्ट करा रहा है बट जो पेपर है वो DAVV के थ्रू ही बनेगा। सो मैं उसी लायक आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आता है ज़रूर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पक्का मिलना ही मिलना है। तो ये आप देख लीजिए एक बार कि लैम्बडा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, H/mv। मतलब H/p, लैम्बडा इज इक्वल्स टू H/p होता है। और p का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है m/v। p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है m/v। और 11th क्लास में हमने एक फार्मूला और पढ़ा था कि P इज इक्वल्स टू √2mk, जो हमने प्रूव किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो K है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हम P की जगह 2mk भी रख सकते हैं और mv भी रख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला सिर्फ इतना सा याद रखना है कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू H/p। इससे आप क्या कर सकते हो, तीनों वो फाइंड कर सकते हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें हम, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही होगी, जब डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात चल रही होगी, तो आपको डायरेक्टली निकालना है लैम्बडा इज इक्वल्स टू √ में 150 नीचे v इन वोल्ट्स, ठीक है। वहाँ पे जो भी v की वैल्यू दी होगी उसको वोल्ट्स में रखना है। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है n जो बताता है हमको साइज़ और एनर्जी बताता है किसी भी ऑर्बिटल की। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो शेप और ई क्लाउड बताता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर जो होता है वो ओरिएंटेशन बताता है सब शेल्स की जो अंदर SPDF होते हैं, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हमें स्पिन बताता है, ठीक है। एन जो है वो देखो नंबर ऑफ़ शेल्स दिखा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब KLMN शेल की बात चल रही है। एल की वैल्यू जब हम देख रहे हैं तो वो एजीमुथल की बात चल रही है, तो एजीमुथल की जब बात करिए तो चल रही है यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जहाँ पे एल की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे एस होगा, और 1 की हुई तो पी होगा, 2 हुई तो डी होगा, 3 हुई तो एफ होगा, और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि 0 पे एस होगा, 2 पे 0 और 1 है तो एस पी होगा, 3 पे 0 1 2 है SPD होगा, इस टाइप से, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो -L से L तक बिलोंग करता है। अगर किसी की वैल्यू सपोज़ क्या है 1 है, तो अगर L की वैल्यू कहीं पे 1 है तो क्या हुआ -1 से +1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा -1 0 और 1, मतलब -L टू +L तक चलता है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है, क्योंकि आपको बोल देगा फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स को फाइंड करने के लिए बोले तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है 2l+1। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जो बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये जो बॉक्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं किसमें आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 2l+1, एल की जगह एल की वैल्यू रख देंगे, और एल की वैल्यू रख देंगे, और 2l+1 से आपको टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम अगर किसी का फाइंड करना है, वैसे ये नहीं पूछा जाता है, बट इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, √L × L+1 h/2π, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है √N × N+2 बोहर्स मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है, और ये बहुत ही सिंपल है, √N × N+2, जहाँ पे N की जो वैल्यू है, N जो है वो है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यही एक बहुत सिंपल सा था, आप एक बार इसको रोक पॉज कर करके आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर्मूले। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको PDF लिंक कर दूँगा कमेंट्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे रिलेटेड मैं MCQs आपको लेकर आऊँगा, और वो MCQs इतने हार्ड MCQs होंगे, हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट वाले हार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हार्ड इन द सेंस कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट वाले होंगे, जो कि DAV CT में आपको सीधे सीधे आ सकते हैं। तो अगर आपको वो सही में भी काम आए तो आप देख लीजिएगा, आप CT देने के आने के बाद मुझे थैंक करेंगे कि सर इसमें सही सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, and wait for the next video. Thank you.